हाँ जी, तो बेसिकली अब हमारे पास जो है ये T/6 है, ये टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर बेस्ड है और ये डिट्टो सेम वैसे ही है जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। एक बार इसको ट्राई करके आना, अगर नहीं हुआ तो हम इकट्ठे करेंगे, राइट? दैट टोटली बेस्ड ऑन प्रीवियस वाली एग्जांपल। बस हमें क्या करना है, मार्केट की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है एंड प्रॉफिट जो का हमें गिवन होगा या फिर बताया होगा कि इतने % ऑफ सेल्स, तो वो प्रॉफिट जो हम निकाल लेंगे। देन उसके बाद हमने क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस में से हमारा प्रॉफिट लेस करके हमारा टारगेट प्रॉफिट आएगा, टारगेट कॉस्ट आएगा और एक्चुअल कॉस्ट हमें गिवन होगी और इन दोनों का डिफरेंस विल बी माय एक्सपेक्टेशन गैप। और हमें वेरियस मेथड ढूंढने हैं कि जिससे हम उस एक्सपेक्टेशन गैप को कम कर सकते हैं। सो टारगेट कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आगे जाके एटीएम में भी इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना। देन अब इसी से लिंक है हमारा वैल्यू एनालिसिस, जो कि हम टारगेट कॉस्टिंग में यूज करते हैं। अब वैल्यू एनालिसिस क्या है? वैल्यू एनालिसिस इज अ टेक्निक इन विच फर्म्स के प्रोडक्ट एंड मे बी दोज ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर आर सब्जेक्ट टू a critical and systematic examination by a small group of specialists. They can be representing various functions such as design, production, sales and finance. तो बेसिकली वैल्यू एनालिसिस क्या है? एक ऐसी टेक्निक जिसमें फर्म के प्रोडक्ट, चाहे वो मेरे कॉम्पिटिटर के रिगार्डिंगली हो या फिर मेरे खुद की कंपनी के रिगार्डिंगली क्रिटिकल हो, उनको मैंने क्या करना है, एग्जामिन करना है कि यस कौन करेंगे, मेरी कंपनी के स्पेशलिस्ट बैठ के एग्जामिन करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं मेरी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है और वो वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और बेसिकली चाहे वो हो टेंजिबल, चाहे वो हो नॉन टेंजिबल, जैसे कि मेरा प्रोडक्ट की डिजाइनिंग है। अब एक कंपनी के लिए डिजाइनिंग जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि जो है कुछ कस्टमर जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं डिजाइन प्रोडक्ट से, कस्टमाइज प्रोडक्ट से, और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर अट्रैक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो सस्ते हैं, तो उनके लिए फाइनेंस चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मुझे कंपनी टू कंपनी जो है ये एनालाइज करना है कि कौन सी चीज जो है मेरे लिए वैल्यू क्रिएशन वाला है। और ये जो है हमने वैल्यू चेन एनालिसिस जो हमने की थी जिसमें 9 एक्टिविटीज थी, उससे थोड़ा थोड़ा लिंक आएगा। अब वैल्यू एनालिसिस seeks to close the cost gap by asking the product the following question: does it need all of its features? Can a usable part be made better at a lower cost? तो बेसिकली वैल्यू एनालिसिस में जब मेरे एनालिस्ट बैठे होंगे प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के टाइम पे, तो वो क्या देखेंगे कि क्या ये जो चीज है इस प्रोडक्ट में, क्या वो फीचर मुझे सच में रेलिवेंट है, या फिर उस प्रोडक्ट के उस फीचर को, एलिमेंट को रिमूव करके भी मेरा प्रोडक्ट जो है बिक सकता है, या फिर उसी प्रोडक्ट के को मैं थोड़े सस्ते मटेरियल में भी बाय करके अगर अपने प्रोडक्ट में ऐड ऑन कर दूं तो भी वो बिक जाएगा, बट यस उससे क्या होगा, मेरी कॉस्ट सेविंग होगी। तो ऐसे वाले तरीकों से मुझे क्या देखना है कि मेरा जो है कॉस्ट एडवांटेज मुझे मिले, या फिर जो है मेरी कॉस्ट जो है कम से कम हो, और बट यस मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्पैक्ट ना हो, और क्वालिटी सेम है कॉस्ट कम है, इससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन जितना मैं चाहती हूँ उतना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन जो है अचीव होगा। So each provides a different way of competing on the basis of competitive cost advantage. तो basically different basis पे हम जो है cost advantage पे पहुंचेंगे। अब बात करें टाइप्स ऑफ वैल्यू, कौन कौन सी चीज जो है हर एक पर्सन के लिए वैल्यू जो है क्रिएट करती है। कॉस्ट वैल्यू, दिस इज द कॉस्ट इंकर्ड बाय द फर्म इंकरिंग द प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्या है कि कितना खर्चा जो है एक फर्म जो है कर रही है उस प्रोडक्ट को बनाने में, दैट इज माई कॉस्ट की वैल्यू। Then next is exchange value, the amount of money that consumers are willing to exchange to obtain the ownership of the product, that is its price। कि कितना प्राइस जो है कस्टमर जो है रेडी है उस चीज को पे करने के लिए, और ताकि जो है वो उस प्रोडक्ट के मालिक बन जाए। यानी कि सपोज करो इफ यू वांट टू बाय अ कैलकुलेटर, तो मैक्सिमम आप कितना जो है उस कैलकुलेटर को बाय करने के लिए पे कर सकते हो। तो यानी कि दैट विल बी माय सेलिंग प्राइस कंसीडरिंग द customer। Then उसके बाद है use value, this is related to the entirely to the function, that is the ability of a product to perform its specific intended purpose। For example, a basic small car provides personal transport at a competitive price and a reasonable economic to run। तो basically use value क्या है कि उस एंटिटी से करेगी कि यस वो प्रोडक्ट जो है अपना पर्पस कितनी हद तक पूरा कर सकता है। कि सपोज करो कि एक छोटी कार है, उसका काम भी क्या है कि यस ट्रैवलिंग कराना, एक बड़ी कार है उसका काम भी है ट्रैवलिंग कराना। तो बेसिकली
क्या वो मेरी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है, उससे मेरा जो यूज है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. Then next is esteem value. This relate to the status or regard associated with the ownership. Product with a high esteem value will often be associated with the premium or even the price scheming prices. तो बेसिकली एक कोई ऐसी वैल्यू जिसके कारण मेरे अंदर प्राउड आए. जैसे सपोज करो इफ एनी वन ऑफ यू इज हैविंग आईफोन, तो यस पर्पस आईफोन का भी वही है, एंड्रॉइड का भी यही है. But yes, if that thing create proud in your mind कि yes I have that kind of product, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास मर्सिडीज है, तो उस चीज के कारण आपके अंदर जो है स्कीम जो है राइज हो रहा है, तो आप उस चीज के कारण प्राइस जो है हाई पे करने के लिए भी रेडी हो. और उस ऐसे वाले प्रोडक्ट के लिए जो है मार्केट वाले क्या करेंगे, प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजीज भी यूज कर सकते हैं कि हाँ जी कोई बात नहीं, ज्यादा पैसा भी ले लो, कोई चक्कर नहीं है, सामने वाला दे देगा. The value in is a function of both use and esteem. तो basically value जो है इन दोनों के लिए भी यूज होती है. Value analysis aims to maintain the esteem value in a product but at a reduced cost value. तो basically वो क्या चाहते हैं value analysis में, जो हमारे एनालिस्ट बैठे होंगे कि yes कि हमारा जो esteem तो राइज हो ही होगी, कस्टमर जो है सेटिस्फाई हो, ठीक है कि yes I have that kind of product, बट यस मेरे को ऐसा वाला प्रोडक्ट जो है जनरेट करना है बट विद माय कॉस्ट कम हो. मेरा कॉस्ट का मतलब कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा. द रिजल्टिंग वैल्यू एनालिसिस इज टू अचीव एन इम्प्रूव्ड वैल्यू कॉस्ट रिलेशनशिप. तो इससे क्या होगा, कॉस्ट और वैल्यू का रिलेशनशिप भी है अच्छा होगा. सो क्लियर? यस मैम. ठीक. अब जो है टारगेट कॉस्टिंग इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसके बारे में पढ़ने में देखो जरूरी नहीं है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करें, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी हम जो है टारगेट कॉस्टिंग जो है यूज कर सकते हैं. अब ये क्या है, इज रेलेवेंट टू द सर्विस सेक्टर एज टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. Key issues are similar in both. The need of the market need to be identified and understood as well as its customer and users. Financial performance at a given cost or price, which do not exceed the target cost when resources are limited, need to be ensured. तो बेसिकली टारगेट कॉस्ट जो है रेलेवेंट है मेरे सर्विस सेक्टर में भी उतना ही जितना ही मेरे मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर क्या है कि इश्यूज क्या है कि यस मुझे देखना है कि मार्केट की नीड क्या है, क्या क्या चीजें मुझे सेटिस्फाई करना है, कस्टमर और यूजर्स को भी ये चीजें पता है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है मेरी उस प्राइस पे पूरी हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, if a firm of accountant was asked to bid for a new client contract, the partner or manager would probably have an idea of what kind of price is likely to win the contract. If staff costs are built out at twice their hourly salary cost, say they would help to determine the staff budget for a contract. It would then be need to necessary the workout hours needed and play along with the mix of juniors, seniors, and staff to get the target cost. There are ways in which target costing can be applied to service-oriented industries, and the focus of target costing shifts from product to service delivery system. तो बेसिकली वहां पर जो टारगेट कॉस्टिंग जो सिस्टम चलता है ना मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, आवाज नहीं आ रही है. ओके मैं रिपीट करती हूँ, अब आ रही है आपको आवाज? हेलो अमन, am I audible to you now? हेलो ओके. तो बेसिकली हम बात कर रहे थे टारगेट कॉस्टिंग जो है सर्विस सेक्टर की. वहां जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पर हम टारगेट कॉस्ट कैसे रिड्यूस करते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंसीडर करते हुए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कम करते हैं. बट यहाँ पर वहां पर हम मटेरियल कॉस्ट कम करेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर सर्विस में हमारा क्या होता है, हमारे पर्सन्स, क्योंकि एम्प्लॉयज जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि यस मेरे स्टाफ को जो है वो कम हो जाए. तो बेसिकली हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट से सर्विस वाले डिलीवरी सिस्टम में जो है कॉस्टिंग जो है कम करने. एंड ये एनएचएस की एग्जांपल है, दैट इज रिलेटेड टू कि यस कैसे कम कर सकते हैं. इन्होंने जस्ट नॉर्मली बताया हुआ है कि यस हमने स्टाफ में कॉस्ट में कटिंग की थी. तो ये जस्ट एक बेसिक सी प्लेन रीडिंग वाली चीज है कि रीड करने को है कि हाँ कैसे होता है, ये रीड कर लेना. अब बेसिकली अब हमारे पास है प्रॉब्लम्स विद टारगेट कॉस्टिंग इन द सर्विस इंडस्ट्रीज. अब ये क्या है कि बेसिकली इस सर्विस इंडस्ट्री में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं टारगेट कॉस्ट को कम करने के लिए, और उसके लिए इन्होंने क्या बताया हुआ है हमें,
सर्विस इंडस्ट्री के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं कि सर्विस इंडस्ट्री क्या होती है। तो बेसिकली फर्स्ट है मेरा इंटेंजिबिलिटी of what is provided means that it is difficult to define the service and attribute the cost. जैसे कि अब हमारे एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस, मैं आपको टीच कर रही हूँ, ये मैं सर्विस दे रही हूँ, तो मैंने आपको क्या सर्विस दी, आप ये टच नहीं कर सकते, टेंजिबल नहीं है कि मैंने आपको पढ़ाया, कितना पढ़ाया, आपके दिमाग में कितना गया, आई कैन फील दैट थिंग। प्रोडक्ट दिया तो मैं बोल सकती हूँ यस मैंने आपको एक बुक दी, बट मेरे को ये नहीं पता कि मैंने आपको कितनी सर्विस दी, कितना टॉपिक आपके माइंड में आया। तो इन एनएचएस, अब इन्होंने एनएचएस की एग्जांपल दी हुई है। तो बेसिकली क्लिनिकल स्पेशलिस्ट cover a wide range of disparate treatment and service include a high level of indirect cost. Consistent method of cost attribution are needed, and this is not always a straightforward. Direct charging is not always possible, and there are different configuration of cost center across the providers. This may limit the consistency which can be achieved. तो बेसिकली क्या होएगा कि यस मेरे लिए डायरेक्ट जो है पॉसिबल नहीं है, तो मैं डिफरेंट जो है चीजें जो है ढूंढ सकती हूँ। तो बेसिकली मुझे क्या करना है इंटेंजिबिलिटी में कि यस मेरे को ध्यान में रखना है कि सर्विस जो है मैं उसको टच नहीं कर सकती, वो ऐसा वाला फीचर है, तो मेरे को यहाँ पर दिक्कतें आने वाली हैं, तो मैं डिफरेंट टेक्निक्स यूज करूँ। अब इनसेपरेबिलिटी क्या है, यानी कि एक्चुअल में आप ना एक ना निमोनिक याद कर लो, साइमल्टेनियसली आप साइमल्टेनियसली यूज करके ये निमोनिक यूज कर सकते हो, दैट इज फिश। और ये that fish is the characteristics of a service industry, that is perishability, intangibility, simultaneously and heterogeneity। ये जो है मेरे सर्विस इंडस्ट्री के की फीचर्स हैं, आपके पास डायरेक्टली की फीचर्स भी आ सकते हैं। तो अब इनसेपरेबिलिटी मतलब कि जब मैं आपको सर्विस दे रही हूँ या साइमल्टेनियसली हम इसको बोलें कि आप जो है जो मैं आपको दे रही हूँ वो साथ साथ कंज्यूम कर रहे हो, आप इसको स्टोर करके रख नहीं सकते कि ये जो मैंने आपको दिया, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर क्या होगा कि ये सामने गुड्स दी आप उसको रख सकते हो थोड़े टाइम के लिए, बट ये सर्विस जो है आप नहीं रख सकते, जब तक मैं आपको देती रहूंगी सर्विस आप तभी उसको कंज्यूम करोगे, आप उसी टाइम सुन रहे हो, ठीक। तो बेसिकली ये इनसेपरेबिलिटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग वाला, इसलिए हमें समझ नहीं आता कि यस कि इसका बेनिफिट कितना मिला या हम इसमें चीजें कैसे पिक करके ला सकते हैं। देन नेक्स्ट इज हेटेरोजेनिटी। अब बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमने प्रोडक्ट्स बनाए, 4 सेम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बट मैं सपोज करो कि आप में से कोई एक स्टूडेंट आज आया है, कल नहीं आज आया है, और मतलब एक स्टूडेंट आज मिसिंग है, वही स्टूडेंट मुझे कहे कि मैम आप कल वाला टॉपिक कराओ, मैं सेम टॉपिक कराऊंगी, बट सबके लिए वो जो आउटपुट है वो सेम नहीं निकल सकता, मैं भी वही हूँ, आप भी वही हो, टॉपिक भी वही है, बट मेरी वर्डिंग जो है वेरी कर सकती है। मैंने ये प्रीवियस बैच में भी पढ़ाया, आपको भी पढ़ाया, बट सबके लिए जो है अकॉर्डिंग टू द टाइम मेरा डिफरेंट वर्डिंग्स निकलेगी। तो दैट इज हेटेरोजेनिटी। सर्विस इंडस्ट्री में ये होता है कि यस की मतलब कि डिफरेंट चीजें होती हैं एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग की, वहां पर सेम होती है। The quality and consistency varies because of an absence of standard and benchmark to assess the service against. In the NHS there is no indication of, but इन्होंने एक्चुअल में एग्जांपल्स में साथ साथ लिंक करते हुए NHS की बात की हुई है, हर एक बात में NHS को लिंक किया हुआ है प्रीवियस वाले एग्जांपल। Then next is perishability। अब जो है पेरिशेबल मतलब कि हम इसको रख तो नहीं सकते ना, जब मैंने दिया आपने उस टाइम रख लिया, बाद में आपने उस टाइम सुन लिया, स्टोर करके आप नहीं रख सकते, टाइम आउट हो जाएगा, 6 महीने बाद मेरा बोला हुआ खत्म। तो बेसिकली हम जो है इसको नहीं रख सकते, और जो है हम अकॉर्डिंग टू द, मैं इसको बढ़ा भी नहीं सकती, मेरे पास सर्विस मैंने आपको प्रोवाइड करनी है, तो दिन में 24 घंटे होते हैं, मैं 24 घंटे से ज्यादा आपको बीइंग अ सिंगल पर्सन, मैं वैसे तो 24 घंटे भी नहीं, मैक्सिमम 8 घंटे 10 घंटे ये सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो मैं जो मर्जी करके अपनी ये सर्विस जो है इंक्रीज नहीं कर सकती, बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंक्रीज करने की चांसेस होते हैं, हम न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दें, लेबर्स जो है उसमें इंक्रीज कर दें, तो इससे जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है राइज की जा सकती है, बट ये सर्विस जो है राइज नहीं कर जा सकती। एंड द नेक्स्ट इज नो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। जो है बेसिकली मैं आपको अगर दे रही हूँ, कोचिंग दे रही हूँ, तो इससे क्या है कि ये आप अब मैंने जो बोला आप उस चीज के मालिक नहीं बन गए, आपके पास ऑनरशिप नहीं आई कि मैम ने हमें पीएम पढ़ा दिया। तो बेसिकली बस ठीक है कि आप जो है आप उस फैसिलिटी का असेस ले सकते हो, आप जो है फायदा ले सकते हो, मैम पढ़ा रहे हैं, बट ये आप ऑनरशिप नहीं बन गए। बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या आता है, आपके पास ऑनरशिप आ जाती है। तो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड द सर्विस इंडस्ट्रीज। सो आर दे क्लियर? Yes, ma'am.
Okay, so we will start life cycle costing in the tomorrow